जर्नलिस्ट हैं, सोशल मीडिया के हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हैं, प्रिंट मीडिया के हैं, और हमारे ताजर बिरादरी है, हमारे ऐवान ज़राअत के जो सीधा सीधा नुमाइंदगान हैं, उनको यहाँ बुलाने की ज़हमत इस बात से दी है। आपको पता है कि डी खान में जो हालिया सैलाब आया है, उसमें हमारी 4 तहसीलें तकरीबन 80% और डी खान की जो तहसील है वो 20% सैलाब से मुतासर हुई, जिसकी वजह से यहाँ पर लोगों के घर ख़त्म हो गए, रोडें टूट गईं और लोगों की फसलें पक्की तबाह हो गईं। और सबसे बड़ा जो डैमेज हुआ, जो नुकसान हुआ, हमारी CRBC नहर, चश्मा राइट बैंकलाल की नहर, जो कि हमारी लाखों एकड़ अराज़ी को सैराब करती है, उसको शदीद नुकसान पहुँचा। आपको पता है कि डी खान एक ज़राई इलाका है और पूरे सूबा KBK में जितना ज़री अराज़ी ज़मीन डी खान में है उतनी किसी भी डिस्ट्रिक्ट में मौजूद नहीं। और यहाँ पर 4 मिलें, शुगर मिलें जो हैं वो काम कर रही हैं ऑलरेडी। एक जो है यहाँ पर कई आटे की मिलें हैं, एक धागे की मिल है, 1-2 इन प्रोसेस हैं शुगर मिलें, और सीमेंट फैक्ट्री भी बन रही है। तो यहाँ पर जो है ये जो प्रोडक्शन होती है गंदम की और गन्ने की, उससे न सिर्फ यहाँ के लोग मुस्तफ़ीद होते हैं, बल्कि यहाँ से जो प्रोडक्शन होती है उससे हमारे वतन को भी फ़ायदा होता है। उनको अरबों रुपए का टैक्स मिलता है, यहाँ कारोबार ज़िंदगी चलता है। जब लोगों के पास, किसान के पास फसलें होंगी, वो बेचेंगे, पैसा आएगा, तो फिर सर्कुलेशन ऑफ मनी होती है, बाज़ार में पैसा आता है, ख़रीद व फ़रोख्त होती है, एक चहल पहल होती है। सैलाब के दिन में आपको याद होगा 15-20 दिन तक हमारे बाज़ारों में ऐसा मंजर था जैसे कब्रिस्तान में मंजर होता है, कोई गाहक नहीं था। क्या वजह थी कि परेशान हाल थे लोग बेचारे, उनके घर टूट गए, फसलें तबाह हो गई। जब उनके पास पैसे नहीं, खाने को घर नहीं, रहने को, पहनने को कपड़ा नहीं, उनके मवेशी बह गए, तो उसमें वो कहाँ से आएंगे, परचेजिंग करेंगे कहाँ से, मार्केट में कैसे कारोबार चलेगा, कैसे ज़िंदगी का पहिया चलेगा। तो ये जो हमारी CRBC नहर है, ये सारा डिपेंड जो हमारे तकरीबन 5 से 10 लाख आबादी की डिपेंड हमारी CRBC नहर पर है। यहाँ से जो पानी मिलता है, इससे ये फसलें तैयार होती हैं, उसके बाद लोगों के कारोबारी ज़िंदगी चलता है। तो ये शदीद मुतासर है। उसमें बड़ी वजूहात हैं कि वो क्यों मुतासर हुए। जो हुकूमत ने CRBC के साथ जो ड्रेन बनाई थी, उसमें ड्रेन में बना तो इन्होंने दी कि जो भी लीकेज हो पानी की, जो भी हमारे पहाड़ी नालों से पानी आता है, उसकी जो लीकेज हो वो ड्रेनों के ज़रिए निकलती थी। तो ड्रेन बना के इन्होंने छोड़ दी, उस पर लोगों ने कब्ज़ा भी किया, उस पर लोगों ने उसका जो मटेरियल है वो अपने घर के इस्तेमाल के लिए ले गए। हुकूमत की तरफ से कोई चेक एंड बैलेंस था नहीं, उसकी कोई रिपेयरिंग के लिए कोई काम धंधा था नहीं। वो बिल्कुल जब से बनी है 30-35 साल से, बिल्कुल वो ऐसा हाल था उसका कि वो बिल्कुल सील्ड अप हुई पड़ी थी और उसमें से पानी निकलने का कोई रास्ता ही नहीं रहा। वो रही नहीं जो, तो पानी कहाँ से निकलता। उसकी वजह से हमारे कई देहात जो है वो डूब गए। तो अब हमने, हमारी वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत को चाहिए ये था कि मुल्क में वैसी महंगाई का एक तूफ़ान है और हमारी खुराक का, गंदम का भी बहरान है। आप गंदम, आपका मैंने कल पता किया 20 किलो का जो गुटका है वो 2300 रुपये का बाज़ार में मिल रहा है, 2300, 2400 इस तरह से रेट है। और इस तरह बाकी चीज़ों का रेट देखने बेपनाह इजाफा हो गए हैं। हुकूमत को चाहिए था कि जड़ से एक चीज़ को पकड़ते, ख़ासकर जो CRBC नहर है, इसकी तामीर के लिए कम से कम 2-4 अरब रुपए चाहिए। इसकी फौरी ग्रांट रिलीज़ करते ताकि जहाँ जहाँ ये खस्ता हाल हुई है नहर, इसकी फौरी तामीर करके जब भी पानी आए वो ज़मीनों पर जाए और गन्ना है, गंदम है, जो भी फसलें हमारी हैं उनको फौरी पानी मिले। लेकिन बदकिस्मती हमारे PDM की हुकूमत, हमारी सूबाई हुकूमत, हमारी अवामी नुमाइंदे, हमारी इंतज़ामिया, इन तमाम की मुजरमाना गफलत। शहबाज शरीफ 2 दफ़ा आए, इमरान खान साहब आए, वज़ीर आला महमूद खान आए, लेकिन आएँ बाएँ शाएँ सिर्फ कहते हैं ना, नशिस्तन गुफ्तन और बकास्तन, सिर्फ फ़ोटो सेशन करके। यहाँ पर आने पे भी जितना अगर रकम उनकी लगती है, हेलीकॉप्टर पे जो आते हैं हमारे मौसूफ हजरात, उन पे करोड़ों रुपए का खर्च होता है सिक्योरिटी पर, उनके ख़र्चे पर। अगर वही पैसा ये यहाँ पर दे देते नहर की तामीर के लिए, तो मैं कहता हूँ कि ये नहर हमारी आराम से बन जाती। अरबों रुपये इन्होंने ज़ाया किए, 10 करोड़ की ग्रांट का ऐलान किया सिर्फ नहर की तामीर के लिए, जो कि ऐसा है कि मजाक है। और 10 करोड़ में जब टेंडर हुए हैं तो वो भी 8 करोड़ रह गए। उसके बाद जो कमीशन माफ़ी है उसमें से वो खाएगा अपना हिस्सा, वो पता नहीं 4-5 करोड़ लगेंगे, उसका भी अभी तक ताहाल काम शुरू नहीं हुआ। तो हमारा यहाँ पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद ये है कि हमारा सबका कॉमन मसला है। और दूसरे ऊपर देखें, चाहिए ये था कि डी खान को आफत ज़दा इलाका करार दिया जाता।
यहाँ के टैक्सेस माफ़ किए जाते, यहाँ पर टैक्सेस की जो शरह ऑलरेडी यहाँ पर इम्पोज है उसको कम किया जाता, रिलीफ दिया जाता आवाम को। हुकूमत ने टैक्सों में बेपनाह इजाफा कर दिया। आज से कुछ 6 महीने साल पहले आपको पता होगा FBI ने डी खान की ज़मीन की वैल्यूएशन लगाई, उसमें 800 से लेके 1000% इजाफा कर दिया। और वो एक टीम बैठ गई पेशावर में, डी खान की वैल्यूएशन मुकर्रर कर रहे हैं, डी खान की सिटी की और इसकी सराउंडिंग के एरिया की 5 तहसीलों की। और पेशावर में कमेटी बैठ रही है, ना यहाँ इन्होंने सर्वे किया, ना किसी बंदे को यहाँ से बुलाया गया, ना बिजनेस कम्युनिटी को और जो प्रॉपर्टी के लेन देन से या और जो भी ज़िम्मेदार लोग हैं उनको बीच में शामिल नहीं किया गया। वहाँ सारे FBI के 2-4 बड़े बड़े बैठ गए और उन्होंने उस पर जनाब डी खान की वैल्यूएशन कहाँ से कहाँ पहुँचा दी, जिससे आप सवाल ही नहीं पैदा होता जो उसको आप भर सकते। और ये ख़रीद व फ़रोख्त का, लेन देन का, हिब्बे का, तमलीक का सारा कारोबार ज़िंदगी मुअत्तल होकर रह गई। हमने ताजरों ने उस पर मीटिंग की, हमने FBI का घेराव किया डी खान के दफ्तर का, वहाँ हमने कैंप लगाया। उसके बाद वो कमिश्नर साहब इरफान साहब भागे हुए आए, उन्होंने हमसे कहा, और हमने हाई कोर्ट में भी रीट की, क्योंकि कानूनी और जो हमारा एहतजाजी, हमने दोनों काम किए। हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि ये जो पुराने DC के रेट हैं वो चलते रहेंगे और FBI के नुमाइंदे, डी खान की बिजनेस कम्युनिटी और जो रिलेटेड है डी खान के FBI के नुमाइंदे, ये बैठकर एक कमेटी बनाई। मैं भी उसमें नोटिफाई हूँ। एक हमारे और अपना नाजिम साहब जो हैं, क्या नाम है उनका, खुर्रम, वो और मैं, हमने मीटिंग की। हमने एक वैल्यूएशन सर्वे करके जिसको जितना मिनिमाइज़ कर सकते थे वो भेजा है। अभी वो इन प्रोसेस है, अभी पुराने DC के रेट पे जहाँ ख़रीद व फ़रोख्त हो रही है। लेकिन बदकिस्मती देखें, मुल्क के हालात ख़राब हैं, महंगाई इतना ज़्यादा है, बिजली के बिल जो जिनके आते थे 500, 1000, 2000, वो 20-20, 15-15 हज़ार के आ रहे हैं। गैस के रेट बढ़ गए, सारे नेसेसिटी ऑफ लाइफ है उनके रेट बढ़ गए। अब FBI ने, आप हैरान होंगे, जो टैक्सों में इजाफा किया है, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, जायदाद की फ़रोख्त करने पर ये जो है क्या नाम है, FBI ने 7% फाइलर के लिए टैक्स लगा दिया, 7% नॉन फाइलर के लिए और 2% फाइलर के लिए। और ये उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल फ़ीस जो है वो 2% कर दी है। और इसके अलावा पहले ये था ना जी, कैपिटल गेन टैक्स था, वो 5 साल तक, अगर किसी की 5 साल से पहले ली हुई जायदाद है उस पर माम था। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक उसमें अलग पैकेज बना दिया है कि पहले साल 5%, अगर 15%, अगर किसी ने एक जायदाद ख़रीदी है और 1 साल के बाद वो फ़रोख्त कर रहा है तो वो 15% FBI को टैक्स देगा। दूसरे साल 12.5%, तीसरे साल 10%, चौथे साल 7.5% और 5वें साल 2.5% FBI ने अलग टैक्स लगा दिया। ये सारे मिला जुला के जो टैक्सेस बन रहे हैं ये 15 से 16% बन रहे हैं। अगर आप कोई 2 मरले का 4 मरले का घर लेता है तो उसको 40-50 हज़ार, 60 हज़ार, 1 लाख, 2 लाख का टैक्स देना पड़ेगा, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो हमारा मुतालबा ये था, हमारी ताजिर बिरादरी का, हमारे ऐवान ज़राअत का, जितने भी यहाँ से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, कि डी खान को आफत ज़दा इलाका करार दिया जाता। ना आफत ज़दा इलाका करार दिया गया और ना ही यहाँ पर जो है ना हमें ग्रांट दी गई। ऊपर से और आपको बताऊँ, ये जितनी भी फ़ॉरेन एड आई है सैलाब ज़दगान के लिए बाज़ारों में बिक रही है। मेरा मुतालबा है यहाँ हुकूमत से अदारा मुतालबा है कि जितनी ये पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ हैं इनको किसी किस्म की कोई मुतासरीन की और कोई भी इमदाद न दी जाए। ये अपने सियासी में बांटते हैं, उसकी बंदरबाट करते हैं, जो मुस्तहिक लोग हैं वो बेचारे रह जाते हैं। और वही होता है कि वो जनाब बाज़ारों में बिक रही है, चना भी बिक रहा है, घी भी बिक रहा है, चावल भी बिक रहा है, मुतासरीन बेचारे रुल गए, वो धक्के खा रहे हैं। और हमारे सियासियों के जो आती है वो जनाब इंतज़ामिया के पास आती है, इंतज़ामिया MPA के घरों में सारी पहुँचा देते हैं। मुझे याद है नवाज शरीफ के ज़माने में वो एक मिनरल वाटर की बोतलें आई थी, ट्रक भर के आया था, वो गाड़ियों के रेडिएटर में डाले जाते रहे। और वहाँ उस वक्त भी हर दौर में जितने भी सियासी हैं, मैं किसी एक का नाम ले रहा, चाहे वो जो भी किस पार्टी से ताल्लुक़ रखता है, वो पहले अपनी सियासी उसको देखता है कि मुझे सियासी तौर पर कितना फ़ायदा मिलेगा। तो मेरी बैनुल-अक़वामी डोनर से जो NGOs हैं, डी खान में 2, 4, 5 अल-खिदमत वाले हैं और हैं, इन्होंने काम किया, बड़े बेहतरीन तरीके से काम किया है। लोगों के घरों में गए हैं, तबलीगी जमात वालों ने काम किया है, कोई उनकी मुश्तहरी नहीं है, कोई पब्लिसिटी नहीं है। लोगों के जाके सर्वे किए हैं, उनको पता किया है कौन मुस्तहिक है, मुस्तहिकीन को उनके ज़रूरत के मुताबिक चीज़ें दी गई हैं। तो ये बहुत सारे ये मसाइल तो बहुत हैं, लेकिन हमने इसी 1-2 मसलों पर FBI के टैक्सेस और ये CRBC नहर
इसके सिलसिले में बात करनी थी, ये मैंने कर ली है। अब इस सिलसिले में अगर कोई बात रह गई है तो ऐवान ज़राअत के जो सदर हैं हाजी रशीद धब साहब आपसे गोश गुजार करेंगे और उसके बाद कफ़ील साहब। सल्ली अला रसूलिल करीम। मीडिया के हज़रात, ताजिर बिरादरी और शुरकाए महफिल, अस्सलाम वालेकुम। इमरान ईवान ज़राअत और तमाम ज़मींदार बिरादरी, अंजुमन ताजरान, मुंतज़िम प्रोग्राम और ख़ुसूसन कफ़ील निज़ामी साहब और सुहेल आज़मी साहब के हम बेहद मशकूर हैं कि डेरा के अहम तरीन मसला के लिए प्रोग्राम बनाकर न हमारी हौसला अफजाई की बल्कि डेरा दोस्ती का सबूत दिया है। तमाम मुल्क की तरह डेरा के बहुत ज़्यादा नुकसानात हुए हैं। इन तमाम नुकसानात से बढ़कर पुशा से रमक तक CRBC कैनाल बुरी तरह मुतासर हुई, जिसके शगाफ छिलनी की शक्ल अख्तियार कर चुके हैं। मज़कूरा CRBC तकरीबन 30 लाख कनाल रकबा सराब करती है और सालाना मुख्तलिफ़ फसलात की मद में 70 और 80 अरब की रकम वसूल होती है। करोड़ों रुपए के टैक्सेस सूबाई गवर्नमेंट वसूल करती है। मौजूदा हालात गन्ने की खड़ी फसल बुरी तरह मुतासर हो चुकी है। गंदम की काश्त नामुमकिन नज़र आ रही है। अगर मज़कूरा नहर की तामीर में ताख़ीर हुई तो डेरे का ज़मींदार व काश्तकार 6-7 साल पीछे चला जाएगा, जिससे न सिर्फ डेरा बल्कि पूरा KP के मुआशी बुहरान का शिकार होगा। वाज़ेह रहे कि CRBC के अपने अपने हिस्से KPK और पंजाब की सूबाई के सूबों के हवाले हो चुके हैं। निहायत दुख की बात है कि हमारे वफाकी और सूबाई मेंबरान ने इस मामला में कोई दिलचस्पी नहीं ली, जिससे हमें शदीद मायूसी हुई है। अब बाज़गश्त है कि मरकज़ व सूबा फ़ंड रिलीफ़ कर रहा है, वो तो जब आएगा। हम महकमा CRBC से इस बात के पूछने का हक़ रखते हैं कि 10 करोड़ के फ़ंड आए, जिनमें 8 करोड़ के टेंडर हुए, ताहाल उस पे काम शुरू नहीं किया जा सका। कहीं यूँ न हो कि तरियाक अज इराक आबुर्दा शबद, मरीज़ मार मुर्दा शबद। अगर यही हालत रही तो फिर तामीर के बाद भी खातिर खार नतीजा नहीं निकलेगा और हमारे ज़मींदार जो है 6-7 साल पीछे चले जाएंगे और उनके संभलते संभलते उनको काफ़ी यानी मुद्दत लगेगी। और हमारी ये 4 जो मिलें हैं जिस पे काफ़ी हमारा डिस्ट्रिक्ट का इन्हिसार है, वो भी यहाँ ऐसे जो है खाली खड़ी रहेंगी कि 4 मिलों का पंजाब की अपनी मिल है, वो हमारा गन्ना की ज़रूरत पूरी नहीं कर सकती। तो इसके अलावा जो है बावसूख ज़राए से पता चला है कि मिल मालकान और वफाकी हुकूमत आपस में फड्डा चल रहा है कि वो 1.2 मिलियन टन वाफिर चीनी एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, जिनकी हुकूमत ताहाल उनको इजाज़त नहीं दे रही। हम इस प्रोग्राम की वसातत से वफाकी हुकूमत को ये अर्ज़ करना चाहते हैं कि वाफिर चीनी की इजाज़त दी जाए ताकि मिलें बर वक्त चलें। और ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि अगर मिलें ताख़ीर से चलीं तो उसमें फिर बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। अब जो गन्ने खड़े हैं उनको पानी नहीं मिल रहा तो वो बिल्कुल सूख जाएंगी। तो ज़मींदार काश्तकार का भी
नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान होगा और मिलों का भी उसमें नुकसान होगा। तो हमारे कमिश्नर साहब हमारे CRBC के मामले में भी काफ़ी दिलचस्पी ले रहे हैं। मैं उनसे ये गुजारिश करता हूँ कि नवंबर के फर्स्ट वीक में वो शुगर मिल्स को चलाने का पाबंद करें, क्योंकि अक्सर ये होता है कि मिल वाले जो है ना जी वो हमें आगे धकेलते हैं। तो अब हमारी ये हालत है कि बेचारे लोग जो है उनके घर गिर गए हैं, वो बग़ैर छतों के बैठे हैं, इसी सहारे पे कि कुछ पैसा आएगा तो वो घर बनाएंगे। ऊपर सर्दी आ रही है तो फौरी तौर पे मिलें चलाई जाएं। दूसरा एक मैं अर्ज़ करते चलूँ कि पेशावर में कमिश्नर कैन कमिश्नर जो है डायरेक्टर फूड होता है, उसकी सरबराही में एक मीटिंग हुई थी। उसमें हमारे उमर अफजल साहब बैठे हैं, इन्होंने भी शिरकत की और मैंने इनको भेजा था। असगर कुंडी भी उसमें शरीक हुए। तो उस मीटिंग में ये जो है रिकमेंडेशन की गई है कि एक हमारा सेस का फ़ंड होता है। सेस का फ़ंड आधा ज़मींदार और आधा जो है वो मिल वाले देते हैं। तो सेस का फ़ंड हमारा इस वक्त भी करोड़ों में है। पहले भी कभी वो मुनासिब जगह पे ख़र्च नहीं हुआ, बल्कि सियासियों को खुश करने के लिए कभी तो ऐसा था कि हमारा सेस का फ़ंड मर्दान में भी लगता रहा है और यहाँ भी जो लगा है। सेस फंड का जो उसका मकसद ये होता है कि जो गन्ने का एरिया है उसकी रोडें बनाई जाए ताकि लोगों की तकलीफ़, तो इन रोडों पे कभी हमारी मर्ज़ी और रिकमेंडेशन पे कभी भी नहीं लगा, वो भी सियासियों को खुश करने के लिए। अब जो सेल्स का फंड पड़ा है, अगर और इनसे नहीं हो सकता, वो सूबाई गवर्नमेंट के कब्ज़े में है और DC साहब के कब्ज़े में है। तो हम सेस का फंड जो है ज़ाय करने के बजाय फौरी तौर पे वो CRBC की तामीर में लगाया जाए, क्योंकि मैं दोबारा भी इस बात पे इनको मुतनब्बे कर रहा हूँ कि अगर CRBC में ताख़ीर हुई तो फिर बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, जिसके असरात सारे ज़िले पे और सूबे पे पड़ेंगे। तो इन्हीं जो है सोहेल भाई ने काफ़ी डिटेल से ड्रेन की बात कर दी। अब जो वाटर कैरियर ड्रेन थे उनका दो मकसद थे कि एक तो पानी को बाहिफाजत दरिया में ले जाना और दूसरा हमारा इलाका जो है उसमें वाटर लॉकिंग हो रही है, सेम हो रहा है। तो वो अगर फ़ाल होते तो ये दो मकासद उनसे हल किए जा सकते थे। वो लावारिस पड़े हैं, उनको कोई ओन नहीं करता, लोगों ने जो है ना जी उसमें दरख्त जंगलात पैदा किए हुए हैं। तो मैं ये भी हुकूमत वक्त को और ख़ुसूसन जो है डिप्टी कमिश्नर को इस बारे में ये राय दे रहा हूँ कि वो फौरी तौर पे और नहीं कर सकते, उनका कोई पैसा भी नहीं लगता, वो 144 लगाए कि ये सरकार की ज़मीन है, इसके अंदर अगर किसी ने कब्ज़ा किया, किसी ने रुकावट डाली तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। और दूसरा जो उसके बैंक्स हैं उनको भी कोई न छेड़े। अगर बैंक्स को छेड़ा गया, अब ये अगर सही हालत में होते तो शायद इतना हमारा नुकसान न होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं सुहेल उज़्मी साहब का हाजी रशीद